हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस निर्माता सूत्र। ज्यादातर बोर्ड एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा जाने वाला यह क्वेश्चन है कि लेंस निर्माता सूत्र व्युत्पन्न कीजिए, फाइंड द लेंस मेकर फॉर्मूला एंड ड्राइव इट विद सुटेबल डायग्राम और रे डायग्राम्स। उपयुक्त किरण आरेख बनाकर लेंस निर्माता सूत्र को व्युत्पन्न कीजिए, यह फॉर्मूला आपसे पूछा जाता है और इसमें कई बार न्यूमेरिकल्स भी पूछ लिए जाते हैं। आप जैसे देखते हो ना कि भाई जैसे जो आपने पढ़े थे लेंस के अलग अलग प्रकार पढ़े थे, समतलोत्तल है, समतलावतल है, जो भी अवतलोत्तल है। तो ये जो टाइप पढ़े थे आपने, कॉन्वेक्सो कॉनकेव, प्लेनो कॉनकेव, प्लेनो कॉन्वेक्स, ये लेंस पढ़े थे ना। अलग अलग लेंसों के लिए फॉर्मूले अलग अलग हो जाते हैं। तो वो अलग अलग फॉर्मूले कैसे ड्राइव होते हैं, किस प्रकार से बनते हैं, ये सारे लेंसों के फॉर्मूले इजाद किए जाते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला से, जिसको टॉपिक को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो लेंस मेकर फॉर्मूला के लिए मैंने आपके सामने एक लेंस यहां लिया है। लेंस कौन सा लेंस है? ये उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है? मैंने ये कौन सा लेंस लिया है? उत्तल लेंस लिया है। कौन सा लेंस लिया है बच्चों? उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस मैंने यहां लिया है। और इस कॉन्वेक्स लेंस में इतना हम अच्छे से जानते हैं कि दो सरफेस होती है, दो गोलीय पृष्ठ होते हैं, दो स्फेरिकल सरफेस होती हैं। देयर आर टू स्फेरिकल सरफेसेस। वो स्फेरिकल सरफेसेस को मैंने क्या नाम दिया है देख सकते हैं। पहली स्फेरिकल जो सरफेस है, पहली स्फेरिकल सरफेस आप देख सकते हो AP1B। ये वाली जो सरफेस आप देख रहे हो AP1B, ये पहली स्फेरिकल सरफेस है, पहला गोलीय पृष्ठ है उत्तल लेंस का। दिस इज द फर्स्ट सरफेस, फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस विच आई नेम्ड इट AP1B। तो सरफेस का नाम मैं यहां एक तरफ लिख देता हूं ताकि आपकी जानकारी के लिए यहां एक फिक्स रह जाएगा कि फर्स्ट सरफेस कौन सी है? AP1B। ठीक है बच्चों, तो AP1B पहली सरफेस है। दूसरी गोलीय पृष्ठ कौन सी है? जल्दी बताओ बच्चों, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, कौन सी सरफेस होगी? दिख रही है क्या? दिख रही है, जल्दी बताओ कौन सी है। बिल्कुल सही बता रहे हो, कौन सी? AP2B। बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे कौन सी सरफेस ले रहा हूं। सेकंड सरफेस कौन सी है बच्चों? AP2B। AP2B। तो दो स्फेरिकल सरफेस लिए हैं, दो गोलीय पृष्ठ मैंने लिए हैं। और याद करें बेटा मेरी पिछली क्लासों को, पिछली क्लासेस में हम एक टॉपिक पढ़े हैं जिसमें रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन हम पढ़ चुके हैं और उसके लिए फॉर्मूला भी इजाद कर चुके हैं। तो उस फॉर्मूले की सहायता से हम इन दोनों पृष्ठों के ऊपर, इन दोनों सरफेसेस के ऊपर स्टडी करेंगे। इन दोनों फॉर्मूला, इन दोनों सरफेस के लिए, इन दोनों पृष्ठों के लिए हम सूत्र लगाएंगे और उन दोनों सूत्रों को, जैसे दोनों सतहों को जोड़ा है ना, दोनों सरफेसेस को क्या किया है? एडी तो किया है, मिक्स किया है। देखो AP1B और AP2B, इन दोनों सरफेस को मिला दिया। ठीक है, जब मिला दिया है तो इसका मतलब दोनों इक्वेशन जो आएंगी, एक इक्वेशन इससे आएगी, एक इक्वेशन इससे आएगी, दोनों को क्या कर देना? जोड़ देना। आपके पास लेंस का फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये ध्यान रखें बेटा। इधर देखो, अब इसका थोड़ा वर्किंग हम यहां देखते हैं, यहां वर्किंग देखते हैं जरा। देखो वर्किंग यहां देखते हैं। वर्किंग में देखो जरा। अब देखो, सबसे पहले मैंने एक बिंदु आकार की वस्तु ली है, ऑब्जेक्ट O लिया है। देखें बेटा, ध्यान से देखें। एक मैंने वस्तु ली है O वस्तु ली है। ठीक है, बिंदु आकार की वस्तु है, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है। ठीक है, बिंदु आकार की वस्तु लिए। इस बिंदु आकार की वस्तु जहां रखी है, मान लीजिए वो माध्यम कौन सा है? हवा है, एयर है। तो देखिए मैंने यहां मेंशन किया हुआ है एयर, हवा माध्यम यहां मेंशन किया हुआ है, जिसका अपवर्तनांक, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना माना मैंने? Na। कितना माना? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स Na माना है। क्या लिखेंगे आप? हम हवा माध्यम लेते हैं जिसका अपवर्तनांक Na है। वी विल टेक अ मीडियम एयर हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज Na, और उसके अंदर कोई वस्तु रखी है O।
अब देखो प्रकाश की किरण उस वस्तु से निकलेगी, देखो जरा ध्यान से, डायग्राम अब पहले ही बना लेना, ठीक है, अभी बना लेना, वीडियो को पॉज करके पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेना अच्छे से बेटा, क्योंकि मैं इस डायग्राम को और ज्यादा गहनता से बनाने वाला हूं, तो हो सकता है बाद में आपको परेशानी आ जाए, तो डायग्राम को अच्छे से पहले ड्रॉ कर लेना वीडियो को पॉज करके, ठीक है। मैं थोड़ा पीछे हट गया हूं, अब आप पॉज कर लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो और डायग्राम को ड्रॉ कर लो। डायग्राम को ड्रॉ करने के बाद फिर मैं आपको इसके अंदर, आप पहले क्या करना, पेंसिल से ड्रॉ कर लेना इसको, फिर उसके अंदर जैसे जैसे मैं कहता जाऊं वैसे वैसे आप काम करते जाइएगा। अब देखो उस ऑब्जेक्ट ओ से लाइट रे आगे बढ़ेगी, भाई वस्तु से ही तो निकलती है प्रकाश की किरण, लाइट रे निकलेगी ऑब्जेक्ट से, तो देखो ये लाइट रे जा रही है, आपको दिखाई दे रही है, आपको लाइट रे ओ यहां से यहां तक जा रही है, देख पा रहे हो आप, ये लाइट रे गई। लाइट रे जाने के बाद अब देखो लेंस से होता क्या है, अपवर्तन, रिफ्रैक्शन होता है। लेंस से क्या होता है बेटा, अपवर्तन होता है, रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्रैक्शन होगा तो रिफ्रैक्शन के बाद इसकी जो इमेज बनेगी वो बनेगी आई इमेज, यानी कि ऑब्जेक्ट ओ की जो इमेज है, ओ का जो प्रतिबिंब है वो कहां प्राप्त होगा, आई पर प्राप्त होगा। तो सर आपने ये आई डैश क्या बनाया है, इस आई डैश को समझने के लिए आपको इस लेंस को दो सरफेस के अंदर तोड़ा था, तो उन दोनों सरफेसेस को समझना होगा, उन दोनों सरफेसेस के प्रोसेस को जानना होगा, किस तरह से होगा। तो ध्यान से देखिए बेटा, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और ले लेता हूं इसके लिए। मैंने जो ग्लास लेता, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, जो लेंस होते हैं ना, लेंस जिस ग्लास के बने होते हैं वो कांच कौन सा होता है, लेंस जिस स्पेशल टाइप कांच के बने हुए रहते हैं, जिस स्पेशल टाइप ग्लास के बने हुए रहते हैं, वो स्पेशल ग्लास कौन सा होता है, वो होता है फ्लिंट कांच, फ्लिंट ग्लास होता है। कौन सा ग्लास होता है, फ्लिंट ग्लास। तो फ्लिंट ग्लास का बना हुआ है, और मान लीजिए इस लेंस का जो अपवर्तनांक है, जो कि कांच से बना हुआ है, इस कांच का जो अपवर्तनांक है वो कितना है, Ng है। कितना है, Ng है। लेंस की मोटाई यहां मेंशन की हुई है मैंने, लेंस की मोटाई किससे मेंशन की हुई है, T से। लेंस की मोटाई किससे प्रदर्शित की हुई है, T से। O प्रकाशिक केंद्र है, ठीक है, तो I प्रतिबिंब है, और I डैश क्या है, I डैश भी प्रतिबिंब है, पर डैश 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 में बना हुआ है। फाइनल प्रतिबिंब जो है वो I है। अब ये I प्रतिबिंब प्राप्त कैसे हुआ इस पूरी प्रोसेस के अंदर, डिस्टेंसेस के बारे में बात कर ले थोड़ी सी, किससे किसकी डिस्टेंस है, ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या होती है, U होती है। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या होती है, U होती है। प्रतिबिंब की दूरी कितनी होती है, V। प्रतिबिंब की दूरी कितनी ली जाती है, V ली जाती है। डिस्टेंस ऑफ इमेज कितनी ली जाती है, V से शो की जाती है, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी ली जाती है, U ली जाती है। तो आइए बच्चों अब अलग अलग सरफेस के बारे में अब थोड़ी सी हम जानकारी लेते हैं। एक चीज ध्यान रखना, इसमें लाइट रे एयर से निकली, हवा से निकली, और वापस कहां आ गई, हवा में ही आ गई। हवा से निकली और किस में आ गई है, हवा में ही आ गई है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, दो सरफेस लिए, इन दोनों सरफेसेस में देखो, एक सरफेस हमने ली थी A P1 B। तो सबसे पहले ये ग्रीन कलर से जो मैंने ड्रॉ कर रखा है, ये सरफेस में लेता हूं और ऑब्जेक्ट O ले लेता हूं, फिर ये देखता हूं कि रिफ्रैक्शन किस प्रकार से होगा। तो मैंने सरफेस A P1 B लिए। तो आइए बच्चों अगले डायग्राम में देखो, A P1 B मैंने यहां सरफेस ले ली है, ठीक है बेटा। थोड़ा सा गहरा कर देता हूं इसको, A P1 B सरफेस ले ली बेटा मैंने। A P1 B सरफेस लेने के पश्चात O इसका प्रकाशिक केंद्र है, ऑप्टिकल सेंटर है, ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर O ही दे दिया क्या मैंने, O की जगह कोई और ले लो, O डैश ले लो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, O डैश दे देता हूं इसको नाम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर को O डैश नाम दे दो, या C नाम दे दो, ज्यादा बेटर है C दे दो, ठीक है। तो देखो C नाम दे देता हूं मैं थोड़ा सा, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है बेटा। ये C नाम दे दिया मैंने, पिछले वाले में भी मैं इसको C नाम दे देता हूं, पिछले वाले में ये दे दिया मैंने, C नाम दे दिया, ठीक है बच्चों, ओके। ये C1 और C2 हो जाएंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए। तो देखिए बच्चों, ये सरफेस लिया मैंने, A P1 B लिया है मैंने। A P1 B में U डिस्टेंस पर, ध्रुव से, पोल से U डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट रखा है O,
क्या रखा है, ऑब्जेक्ट ओ रखा है, इस ओ से लाइट रे चली, देखो मीडियम एयर है, लाइट रे एयर से किस में गई है, ये कौन सा वाला मीडियम था, ये पूरा वाला मीडियम, इधर वाला जो हिस्सा है ये पूरा कैसा है, कांच का तो बना हुआ है, कांच के अंदर की तो बात की जा रही है भाई। लाइट रे हवा से निकली और एंटर किसके अंदर हुई है, कांच के अंदर, एयर से निकली और किस में गई है, ग्लास में गई है, एयर से ही तो निकली है, ये तो एयर ही तो थी, हवा ही तो माध्यम था इधर, और ये वाला हिस्सा पूरा किसका है, ये पूरा कांच का बना हुआ मान लीजिए, और यहां कैसा मान लो कौन सा माध्यम है, कांच है, ग्लास है, लेंस ग्लास के तो बना हुआ है। तो उसके अंदर से क्या होगा, जब लाइट रे एंटर करेगी तब क्या होगा, और बाहर निकलेगी तब क्या होगा। तो ये तो एंटर करने वाला सीन है लेंस के अंदर, और ये लेंस से बाहर निकलने वाली घटना है। तो सबसे पहले लेंस के अंदर एंटर करने वाली घटना के बारे में जानकारी लेते हैं। तो देखो लाइट रे चली, ओ से लाइट रे चलेगी, प्रकाश की किरण गई, प्रकाश की किरण गई। अब देखो यदि किसी भी गोले के ऊपर यदि मैं कोई लंब डालता हूं तो वो लंब कहां आके मिलता है, सेंटर पे आके मिलेगा ना, केंद्र पर आकर मिलेगा, ठीक है। मान लीजिए ए P1 बी का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र वो C1 है, तो यहां मेंशन किया हुआ C1, तो मैंने एक लंब डाला, ये लंब डाला बेटा, मैंने लंब डाल दिया C1, जो कहां आके मिलेगा, C1 पर, इस गोले के केंद्र पर मिलेगा। तो इस गोले का वक्रता केंद्र हो गया C1, जिसकी वक्रता त्रिज्या कितनी मान ली है मैंने, R1 मान ली है। कितनी मान ली है वक्रता त्रिज्या, R1 मैंने यहां मेंशन कर दी है। तो देखो बेटा R1 दूरी ले ली, ये ऑप्टिकल सेंटर प्रकाशिक केंद्र है। अब देखो ये कौन सा माध्यम, एयर और ग्लास है, तो एयर तो कौन सा माध्यम है, एयर कौन सा माध्यम है, एयर तो हो गया रेयरर यानी कि विरल माध्यम, और कांच कौन सा माध्यम हो गया, सघन माध्यम हो गया ना उसके कंपैरिजन में, यानी कि डेंसर मीडियम हो गया। अब अपन जानते हैं रिफ्रैक्शन की घटना में स्फेरिकल सरफेस से क्या होता है, रिफ्रैक्शन ही तो होता है, अपवर्तन ही तो होता है गोलीय पृष्ठ से। तो गोलीय पृष्ठ से जब अपवर्तन होगा, प्रकाश की किरण कहां से कहां जा रही है, रेयरर से डेंसर में जा रही है, विरल से सघन में जाती है। तो जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है, रेयरर से डेंसर में जाती है, तो कहां जाती है, टुवर्ड्स दी नॉर्मल, अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो देखो ये अभिलंब से दूर थी, तो ये अभिलंब के क्या आ जाएगी, पास आ जाएगी। तो देखो लाइट रे जो गई है, ये वाली लाइट आप देख सकते हो, ये लाइट रे, तो ये कहां झुक गई, अभिलंब की और झुक गई है। और इस अभिलंब की ओर झुक जाने के कारण जो इसका इमेज बनेगा, वो इमेज देखो कहां बन गया, आई डैश पर बन गया। कहां बन गया, आई डैश पर बन गया इमेज, कहां बन गया है, आई डैश पर इमेज बन गया है, प्रतिबिंब बन गया है। यानी कि जब प्रकाश की किरण वस्तु ओ से निकलेगी, वस्तु ओ से निकलने के बाद सरफेस सतह ए P1 बी के द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कहां होगा, आई डैश बिंदु पर होगा। वस्तु का प्रतिबिंब का बना है, आई डैश पर बना है, ठीक है। और इस आई डैश की जो दूरी है P1 से, वो कितनी है, V1 मैंने यहां ली है। कितनी दूरी ली है मैंने, V1 दूरी मानी है। मान लीजिए वस्तु O जिसकी दूरी U है, उसके लिए प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बना है, उसके लिए इमेज कहां बनी है, V1 डैश डिस्टेंस पर बनी है P1 से, और वो कितनी है, आई डैश है। क्लियर है, ये चीज आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो अब देखो बेटा, ये का यही सेम डायग्राम हमने पढ़ा था, कहां पढ़ा था, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन में पढ़ा था, बिल्कुल सेम डायग्राम था। और इसके लिए जो हमने सूत्र लिया था, वो सूत्र आया था ये वाला, याद करो। वी नो दैट, हम जानते हैं द फॉर्मूला फॉर स्फेरिकल सरफेस आफ्टर रिफ्रैक्शन, ठीक है, क्या था, N2/V N1/U इक्वल्स टू 1/R N2 - N1, बिल्कुल यही फॉर्मूला था बेटा, यही था ना। यहां जो चेंज हुआ है वो थोड़ा सा आपको चेंज देखना बेटा, जहां ये N1 था, क्या था, ये N1 था, तो N1 की जगह तो आपने क्या लिख दिया, Na, और जहां N2 था तो N2 की जगह आपने क्या लिख दिया, Ng लिख दिया। बस इतना सा फर्क आया, और क्या दिक्कत आई है, R की जगह क्या आ गया, R1 आ गया, R की जगह क्या आ गया, R1 आ गया है, R की जगह क्या आ गया है, R1 आ गया है। बस इतना सा ही तो अंतर आया है। और डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस U की तो U ही है, और V की जगह क्या हो गई है, V डैश हो गई है। बस इन 5 चीजों को ही वहां मेंशन किया गया, जो कि मैंने ग्रीन कलर से लिखी हुई है। N1 की जगह आपको Na लिख देना है, N2 की जगह Ng लिख देना है, R की जगह R1 लिखना है, V डैश की जगह V लिखना है, V की जगह V डैश लिखना है, और U की जगह तो क्या आएगा, U ही आने वाला है। यानी कि ग्रीन की जगह रिप्लेस कर देना,
जहां जहां ग्रीन से लिखा हुआ है वो सब जगह रिप्लेस कर देनी है। तो आइए बच्चों देखते हैं क्या क्या रिप्लेस हुआ है यहां। तो देखिए N2 की जगह लिखा है आपने Ng अपॉन V की जगह हमने लिखा है V डैश माइनस N1 की जगह हमने लिखा है Na अपॉन U की जगह तो U ही था बराबर 1 अपॉन R की जगह क्या लिख दिया था हमने R1 लिख दिया था, और N2 की जगह क्या लिखा है Ng माइनस N1। कोई दिक्कत है यहां तक नहीं होनी चाहिए। इसको थोड़ा सा और मैंने क्या किया Na का डिवाइड कर दिया। भाई ओवरऑल मुझे लेंस के बारे में बात करनी है। बाहर का माध्यम तो कुछ भी हो सकता है, हवा भी हो सकती है, मैं इसको पानी में भी रख सकता हूं, ठीक है, लेंस को मैं कहीं भी रख सकता हूं, तेल में भी डुबो के रख सकता हूं। तो बाहर का माध्यम कुछ भी हो सकता है, पर लेंस तो लेंस ही रहेगा ना। लेंस का अपवर्तनांक, लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कभी भी चेंज नहीं होता। तो सिर्फ लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, लेंस के अपवर्तनांक के रूप में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो Ng ही रहना चाहिए रेस्पेक्ट टू A, तो Ng अपॉन Na रहना चाहिए। तो Na का मैं डिवाइड कर दूं दोनों तरफ, लिख देता हूं Na का दोनों पक्षों में भाग देने पर divide the N1 divide the Na at both side, बोथ साइड डिवाइड कर दिया जाए तो Ng अपॉन Na अपॉन V डैश माइनस Na अपॉन Na अपॉन U इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 Ng अपॉन Na माइनस ए 1 की जगह A लिखना ना, अपन को हम लिखना भूल गए। क्या आएगा Na अपॉन Na। ठीक है बच्चों, देखो सॉल्व करें इसको, क्या आएगा Ng अपॉन Na को मैं लिख सकता हूं Nga, क्या लिख सकता हूं Nga लिख सकता हूं अपॉन डिस्टेंस ऑफ इमेज माइनस Na अपॉन Na हो जाएगा 1 अपॉन U इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 रहेगा ही, ये कितना आ जाएगा Ng अपॉन Na को मैं लिख सकता हूं Nga माइनस 1 लिख सकता हूं मैं। तो ये आ गया सरफेस A P1 B के लिए। तो ये आ गया फॉर्मूला। इक्वेशन नंबर मैं इसको फर्स्ट रख देता हूं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ये हो गया सरफेस A P1 B के लिए अपवर्तन से प्राप्त समीकरण। वही समीकरण है, उसको थोड़ा सा मैंने चेंज किया है, 1 और 2 की जगह A और G लगाया है बस, और कुछ नहीं किया है। तो ये दो समीकरण आपको प्राप्त हो चुकी हैं, जहां V की जगह आपने V1 पुट किया है। तो आइए अब दूसरी सरफेस पे बात करते हैं। अब देखो ये लाइट रे आएगी, लाइट रे जब आएगी तो बीच में ध्यान रखना बेटा, जैसे ही लाइट रे जा रही होगी ना ग्रीन कलर की, तो ग्रीन कलर की जाते जाते एकदम से एक वर्चुअल सरफेस यहां बीच में आने वाली है। देखो ये लाइट रे जा रही थी, अचानक से ये सरफेस आप देख सकते हो, तो ये देखो ये सरफेस लाइट रे जा रही थी, ग्रीन कलर की लाइट रे जा रही थी, बीच में A P2 B सरफेस बीच में आ गई, नहीं आ गई है, आ गई ना। तो ये लाइट रे जा रही थी, तो ये ग्रीन कलर की लाइट रे जो जा रही थी, ध्यान से देखना बेटा, ये ग्रीन कलर की लाइट रे जो जा रही थी उसी लाइट रे को मैंने यहां ड्रॉ किया है। वो लाइट रे आ रही थी किस मीडियम में थी, Ng में ही तो आई थी। तो अब Ng से कहां निकल रही है, बाहर निकल रही है। Ng अपवर्तनांक वाले माध्यम से अब लाइट रे का क्या होगी, बाहर निकलेगी, प्रकाश की किरण बाहर निकलेगी। तो ये जो लाइट रे आ रही थी, ये वाली जो लाइट रे है, ये वाली लाइट रे A P2 और B सरफेस से टकराई है ना, तो ये लाइट रे आ रही है, देखो
और आने के बाद ए P2 B सरफेस से क्या होगी, टकराएगी। जब टकराएगी तो वापस से क्या होगा, इसका अपवर्तन होगा। भाई कांच वाला माध्यम है, कांच वाले माध्यम से हवा वाले माध्यम में आ रही है, तो ध्यान से देखो बेटा, वही कंसेप्ट लग रहा है, सेम वही कंसेप्ट लग रहा है। Ng कौन सा माध्यम है, Ng कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम। कौन सा माध्यम हो जाएगा, सघन माध्यम यानी कि डेंसर। और ये कौन सा माध्यम है, एयर। एयर हो जाएगा विरल माध्यम यानी कि रेयरर मीडियम। अब लाइट रे सघन से विरल में जा रही है, कहां से कहां जा रही है, सघन से विरल में जा रही है, डेंसर से रेयरर में जा रही है, तो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल होगी, अभिलंब से दूर हटेगी। तो देखो अभिलंब के पास थी, अभिलंब से क्या हो गई, दूर हट गई। ये अभिलंब के पास थी, अभिलंब से क्या हो गई, दूर हट गई। और ये अभिलंब मैंने डाल रखा है, ये नॉर्मल मैंने ड्रॉ कर रखा है। तो सरफेस ए P2 और B के लिए जो नॉर्मल मैंने डाला है इस सरफेस के लिए, वो कहां आके मिलेगा, इसको C2 पर आकर मिलेगा। कहां आकर मिलेगा, C2 पर आकर मिलेगा। और मान लीजिए इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो कितनी मान लेता हूं मैं, R2 मान लेता हूं। कितनी मान लेता हूं, R2। इसके लिए मैंने R1 लिया था, तो इसके लिए क्या मान लेता हूं मैं, R2 मान लेता हूं सरफेस ए P2 B के लिए। तो देखना जरा ध्यान से, जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाएगी, डेंसर से रेयरर में जाएगी, तो डेंसर से रेयरर में जाते वक्त उसका अपवर्तन होगा, रिफ्रैक्शन होगा, और वो अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो देखो इसका वास्तविकता में प्रतिबिंब कहां बन रहा था, I डैश पर। देखो इसको जब मैं आगे बढ़ाया तो प्रतिबिंब कहां बन रहा था, I डैश पर बन रहा था। कहां बन रहा था, प्रतिबिंब कहां बन रहा था, I डैश पर बन रहा था। तो जब मैंने इसको आगे बढ़ाया, तो इस आगे बढ़ाया, देखो यदि इसको आगे बढ़ाता हूं तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है, I1 पे, I डैश पर बन रहा था। पर चूंकि बाहर निकली है, इस लाइट रे का भी क्या होगा, दोबारा से अपवर्तन होगा, दोबारा से रिफ्रैक्शन होगा। ये देखो लाइट रे सीधी जाती यदि ये सरफेस नहीं होती, यदि ए P2 B सरफेस नहीं होती, देखो ए P2 B सरफेस नहीं होती, तो ये लाइट रे सीधी जा रही थी, I डैश पर बना रही थी, इमेज प्रतिबिंब बना रही थी I डैश पर सरफेस बीच में आ गई, गोलीय पृष्ठ बीच में आ गया, गोलीय पृष्ठ बीच में आ गया, तो क्या होगा, यहां अपवर्तन होगा। तो सिंपल सी बात है, अभिलंब से या तो दूर हटेगी या पास आएगी। चूंकि विरल माध्यम में गई है, रेयरल मीडियम में गई है, तो अभिलंब से क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। और अभिलंब से दूर होने के फलस्वरूप जो इमेज प्राप्त होगी आपको, वो इमेज अभिलंब से दूर हटकर, ये अभिलंब थी, देखो ये अभिलंब के बहुत पास है, ये अभिलंब से क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। तो जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा वो आपको कहां प्राप्त होगा, I पर प्राप्त हो जाएगा। कहां प्राप्त हो जाएगा, आपको इमेज कहां प्राप्त हो जाएगी, I पर प्राप्त हो जाने वाली है। इमेज कहां प्राप्त होने वाली है, आपको I पर प्राप्त होने वाली है। बच्चों ध्यान से देखो, तो इस सरफेस के लिए ए P2 B के लिए वस्तु तो कोई थी नहीं, तो वस्तु के लिए काम किसने किया है, वस्तु की तरह काम किसने किया है, इस लाइट रे ने। इस आने वाली लाइट रे, ये आने वाली लाइट रे ही तो इस पे स्ट्राइक की है, और ये आने वाली लाइट रे ने इमेज कहां बनाई थी, I डैश पर आभासी रूप से बनाई थी। तो ये इसके लिए वस्तु की तरह काम करेगी। तो I डैश इमेज, I डैश प्रतिबिंब सतह ए P2 B के लिए किसकी तरह कार्य करेगा, एक वस्तु की तरह कार्य करेगा। लिख लेते हैं इस चीज को, फॉर सरफेस A P2 B, the image I dash will work as an object and make an point image on I। ठीक है, क्लियर है। तो यहां हिंदी में लिख देता हूं, सतह ए P2 B के लिए प्रतिबिंब I डैश एक वस्तु अथवा बिंब भी इसको बोल सकते हैं, वस्तु अथवा बिंब की तरह कार्य करेगी
कार्य करेगा जिसके द्वारा प्रतिबिंब I प्राप्त होता है, जिसके द्वारा प्रतिबिंब I प्राप्त होता है। तो यहां प्रतिबिंब I प्राप्त हुआ है, ठीक है, I डैश और I अलग अलग है, ठीक है। मैं ये हटा देता हूं क्योंकि आपको फिर कंफ्यूज कर सकता है ये, ठीक है। प्रतिबिंब I प्राप्त होता है, तो उसके लिए समीकरण निकालें अब। तो आइए बच्चों, अब उसके लिए समीकरण की बात करते हैं। अब देखो, जहां Na था, Na की जगह क्या है, Ng है, Ng की जगह क्या है, Na है। पहली बात तो Ng की जगह Na की जगह Ng हो रखा है, ठीक है। और दूसरी बात, वस्तु की जगह प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब की जगह वस्तुएं प्राप्त हो रही है। तो अब हम प्राप्त करेंगे इसके लिए समीकरण। तो सतह है A P2B के लिए अब याद करेंगे समीकरण। तो बच्चों अब देखो, अब हम आगे बात कर रहे हैं, इस सरफेस के लिए बात कर रहे हैं। तो इस सरफेस के लिए जहां जहां Na आ रहा था, Na की जगह Ng लगाना है, Ng की जगह Na लगाना है, यानी कि जहां Nga लिखा था मैंने, वहां Nga की जगह क्या लगा देना, Nag लगा देना है। तो देखो बेटा, इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखो जरा, देखो इधर Nga था, तो Nga की जगह क्या आएगा, Nag। तो मैंने लिख दिया यहां Nag अपॉन प्रतिबिंब क्या बना था, जो इमेज बनी थी वो V डैश थी वहां। तो यहां डिस्टेंस कितनी है आपकी इमेज की, इमेज की डिस्टेंस बताओ बच्चों, इमेज की डिस्टेंस बताओ, इमेज की डिस्टेंस है V, इमेज की डिस्टेंस कितनी है, V है, ठीक है। वापस आओ, देखो वही करते जाओ, डिस्टेंस ऑफ इमेज लिखी थी नीचे, प्रतिबिंब की दूरी लिखी थी, यहां 1 वस्तु की दूरी माइनस 1 वस्तु की दूरी कितनी है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेंस मोटा हो या पतला, इसका प्रभाव यहां पड़ता है। वस्तु की दूरी देखो जरा यहां, ये देखो, तो वस्तु की दूरी यदि T इसकी थिकनेस है, T मोटाई है, तो वस्तु की दूरी तो यहीं से ली जाएगी ना, इधर से ली जाएगी वस्तु की दूरी। तो यहां से ले आए अपन, ठीक है, यहां से ले। और ये दे रखा है V प्रतिबिंब, भाई वस्तु की दूरी V डैश है, तो पूरी इसमें से अपन क्या करेंगे, भाई जो डिस्टेंस है V डैश में से पूरी जो डिस्टेंस होगी, इमेज की डिस्टेंस, वो यहां तक ही तो ली जाएगी, जो V डैश दूरी ली जाएगी वो यहां तक ही तो ली जाएगी, हाँ या ना। भाई प्रतिबिंब की जो दूरी प्राप्त हुई है, ये है, ये वस्तु की दूरी है, और ये किसकी दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी है। वस्तु की दूरी कितनी है, वस्तु की दूरी सरफेस, पहली वाली सरफेस से ली जाएगी, क्योंकि वस्तु प्रारंभ हुई है प्रारंभ से, वस्तु से प्रकाश की किरणें जो निकली हैं, ऑब्जेक्ट से जो लाइट रेज निकली है, वो प्रारंभ से निकली है, ना कि इस सरफेस से निकली है। इसी सरफेस से थोड़ी ना निकली है लाइट रेज, प्रकाश की किरणें निकली है इस सरफेस से आई है, किससे आई है, इस सरफेस से, इस सतह से आई है। तो इसी सतह से दूरी ली जाएगी। इस सतह से मान लीजिए प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, V डैश है, कितनी है, V डैश है, कितनी दूरी है, V डैश है, और मोटाई कितनी है, T है। तो सरफेस P2 से I डैश तक की दूरी कितनी हो जाएगी, P2 से I डैश तक की दूरी, P2 से I डैश तक की दूरी कितनी हो जाएगी, V डैश माइनस T, ठीक है। यदि लेंस मोटा है, इफ द लेंस इज थिक, इफ द लेंस इज थिक, थिक की कंडीशन में डिस्टेंस, लेंस की मोटाई T है, यहां से प्रतिबिंब की दूरी, यानी कि इस सरफेस के द्वारा जो प्रतिबिंब बना था वो I डैश था, इस सरफेस के द्वारा प्रतिबिंब बना था I डैश, पर इस सरफेस के लिए तो ये वस्तु है ना I डैश, इस सरफेस के लिए तो क्या है, वस्तु है, ऑब्जेक्ट है I डैश। ध्यान से समझ लेना, बच्चों को समझ में नहीं आता कई बार। तो ये क्या है, प्रतिबिंबी तो है, पर काम किसके लिए कर रहा है, A P2B के लिए किसकी तरह काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, वस्तु की तरह काम कर रहा है। तो यहां से लेंगे वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, टोटल दूरी V डैश ली जाती है। V डैश है, मोटाई T है, तो कितनी आ जाएगी, V डैश T, V डैश माइनस T आ जाएगी। यदि थिक ना हो तो, यदि लेंस मोटा ना हो तो, लेंस मोटा नहीं होगा तो T की जगह 0 रख देंगे, क्या रह जाएगी, V डैश रह जाएगी। तो आइए बच्चों वापस से करते हैं, क्या आ जाएगा यहां, V डैश माइनस T, ठीक है। यहां लिख देना, यदि लेंस मोटा हो तो,
यदि लेंस मोटा हो तो, इस वाली लाइन में लिख देना यहाँ पे है ना बेटा, इफ लेंस इज थिक, इफ लेंस इज थिक आ जाएगा बेटा, इक्वल्स टू 1/r1 की जगह क्या आ जाएगा, r2 आ जाएगा। और देखो यहां क्या था, NGA था, NGA की जगह क्या आएगा, NAG आएगा। क्या आएगा, NAG -1। ये दो इक्वेशंस आपको प्राप्त हो गई हैं, दो समीकरण आपको यहां प्राप्त हो गए हैं। तो इसको अपन क्या दे देंगे, अब इक्वेशन नंबर सेकंड नाम दे देंगे इसको। क्या नाम दे देंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड प्राप्त कर देंगे अब इसको। अब देखो जो पहली वाली इक्वेशन आपकी आई थी, वो पहली वाली इक्वेशन किस फॉर्म में थी, NGA के फॉर्म में थी, ठीक है। जबकि आपको यहां जो प्राप्त हुई है वो NAG के फॉर्म में प्राप्त हुई है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, NAG को NGA के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखो यहां लिखते हैं, हम जानते हैं, वी नो दैट प्रकाश की उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से, प्रकाश की उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से, उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से फ्रॉम द रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट प्रिंसिपल, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट प्रिंसिपल, क्या आएगा, फ्रॉम द रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट प्रिंसिपल, NAG इक्वल्स टू होता है 1/NGA के, होता है नहीं होता है। तो सो NGA, तो NAG जहां जहां भी आ रहा होगा, ठीक है, NAG जहां जहां भी आ रहा होगा वहां आप क्या करोगे, 1/NGA लगाओगे। फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, समीकरण 3 से 2 में मान रखने पर, 3 से 2 में क्या रख दिया, मान रख दिया। अब 3 से 2 में मान रखो बेटा, क्या आएगा देखो, NAG की जगह तो आ जाएगा 1, और 1 की जगह क्या लिख दूंगा, NGA लिख देता हूं, 1/V माइनस NGA अपॉन V डैश माइनस T बराबर 1/R2। NGA की जगह 1 माइनस NAG लिख दिया बेटा। ये इक्वेशन नंबर 4 आपको फाउंड हो गई है। तो इक्वेशन 1 और 4 से नाउ 1 और 4 को आपको क्या करना है, ऐड करना है। अब इफ लेंस इज थिन, एक कंडीशन लगा दें, इफ लेंस इज थिन, हम लेंस की छोटी वाली कंडीशन लेते हैं, इफ लेंस इज थिन, लेंस इज थिन, यदि लेंस पतला है तो, लेंस पतला है तो, इफ लेंस इज थिन, लेंस पतला है तो क्या आ जाएगा, V डैश T, लेंस पतला होगा तो जो T है क्या हो जाएगा, 0। सो आता है 1/V माइनस NGA अपॉन V डैश माइनस T। अब V डैश माइनस T है तो T क्या हो जाएगा, 0, तो रह जाएगा यहाँ V डैश बराबर 1/R2, यहाँ क्या आ जाएगा 1 माइनस NGA। यहाँ NAG क्या लिखा है, लेट मी चेक, NAG की जगह क्या आएगा, NAG की जगह NGA आएगा। क्या आएगा, NGA, बिल्कुल मिस्टेक हुई है बेटा, NGA लिखना है, ठीक है बेटा। तो ये हो गया क्लियर। तो ये आपकी इक्वेशन आ गई, इस इक्वेशन को नाम देता हूं 5। आगे करें, नाउ एडिंग इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 5, समीकरण
1 व 5 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 5 को जोड़ने पर। अब आपको क्या करना है, समीकरण 1 और 5 को क्या करना है, जोड़ना है, सिर्फ नॉर्मली ऐड करना है। अब आप ऐड करके देखिए इसको। तो बच्चों देखिए, अब इक्वेशन 1 और 5 को क्या करना है, ऐड करना है बाय एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन 5। समीकरण 1 व 5 को जोड़ने पर। तो देखिए बच्चों, इक्वेशन 1 और 5 को ऐड कर दें। देखो इधर थोड़ा सा ले लेते हैं, ये देखो क्या था, एन जी ए, LHS वालों को LHS की तरफ ही ऐड करेंगे, v डैश माइनस 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन v माइनस एन जी ए अपॉन v डैश इक्वल्स टू। अब RHS वालों को ऐड करेंगे, इक्वेशन 1 और 5 के RHS को ऐड करेंगे, आपस में जोड़ देंगे इनको, 1 अपॉन R1 एन जी ए माइनस 1 प्लस 1 अपॉन R2 1 माइनस एन जी ए। इज इट क्लियर नाउ? आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। देखिए अब सॉल्व करते हैं अपन। सिर्फ इसको नॉर्मली सॉल्व करना है, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, नॉर्मल सॉल्व है, मैथमेटिक्स जैसे अपन सॉल्व करते हैं ना वैसे इसको सॉल्व करना है। एडिशन सब्ट्रैक्शन, बस जोड़ना घटाना करना है काम। इधर देखो मैंने क्या किया, एन जी ए अपॉन वी डैश और एन जी ए अपॉन वी डैश, देख पा रहे हो ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, क्रॉस हो जाएंगे भाई। प्लस का, ये प्लस का है और ये किसका है, माइनस का है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो यहां बचेगा क्या, बचेगा क्या, यहां बचेगा 1 अपॉन वी वन अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल्स टू। यहां सॉल्व करें, देखो ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं इजीली, या फिर इधर से एक काम कर सकते हैं, यहां से यदि मैं माइनस कॉमन ले लूं तो यहां से मैं माइनस कॉमन ले सकता हूं, 1 अपॉन R1 एन जी ए माइनस 1, माइनस मैंने कॉमन ले लिया बाहर, ठीक है। तो ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म्स होंगी वो अपने साइन को क्या कर लेंगी, चेंज कर लेंगी। जो भी टर्म्स माइनस में होंगी वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगी, और जो टर्म्स प्लस में होंगी वो माइनस में, माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इधर देखो 1 अपॉन R2 जो कॉमन है वो तो रहेगा ही, माइनस कॉमन लेने पर जो 1 है, 1 प्लस का था तो 1 किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। एन जी ए माइनस का तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत? या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एन जी ए माइनस 1 लिख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत तो नहीं है, तो ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखो एन जी ए माइनस 1 लिख दिया, कोई इश्यू नहीं है। देखो एन जी ए माइनस 1, एन जी ए माइनस 1 कॉमन ले सकते हैं, तो 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल्स टू 1 अपॉन, कॉमन क्या लेंगे, एन जी ए माइनस 1, एन जी ए माइनस 1 कॉमन ले लिया दोनों से, ठीक है। तो अंदर क्या बच जाएगा, एन जी ए माइनस 1 इससे लिया तो यहां बच जाएगा 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R1 माइनस एन जी ए माइनस 1 कॉमन आ गया तो यहां क्या बच जाएगा, 1 अपॉन R2, 1/R2। यहां तक नॉर्मल कैलकुलेशन समझ आ रही होगी बेटा आपको, तो ध्यान से देखें बेटा इसको, 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, ठीक है। इसके अंदर इफ, यदि, इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखना बेटा, एक चीज, यदि वस्तु अनंत पर रखी हो तो, यदि वस्तु अनंत पर रखी हो तो if object is placed on infinite, अनंत पर रखा हुआ हो तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, इधर देखना, यदि अनंत पे रख देंगे हम,
तो अनंत पर रख देने पे क्या होगा, देखो u इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अनंत। वस्तु की दूरी जो होगी वो u क्या हो जाएगी, अनंत पर। ठीक है, लिख देता हूं मैं यहां, ओ तो वस्तु की दूरी, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कितना आ जाएगा, u इक्वल्स टू इनफाइनाइट। आएगा नहीं आएगा भाई, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है, इनफाइनाइट पे रखा हुआ है, तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कितना आ गया, इनफाइनाइट आ गया। अब जब कोई चीज इनफाइनाइट से आती है तो वो कहां आकर मिलती है, एक फोकस पर आकर मिलती है। जैसा कि देखो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं इस चीज के बारे में कि जैसे ये लेंस लिया है, इस लेंस के अंदर जब कोई लाइट रे इनफाइनाइट से पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है, जब किसी लेंस पर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, तो मुख्य अक्ष के समांतर आने के बाद जो कि अनंत से आ रही है वो कहां पर आकर मिलती है, फोकस पर आकर मिलती है। कहां आकर मिलती है, फोकस पर आकर मिलती है। कहां आकर मिलती है, वो फोकस पर आकर मिलती है। आती है ना, इनफाइनाइट से आई, कहां से आई है, अनंत से ही तो आई है ये, और अनंत से आने के बाद कहां पर आकर मिलती है, फोकस पर आकर मिलती है। तो देखो जब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु की दूरी अनंत है, तो प्रतिबिंब की दूरी कितनी बार प्राप्त हो जाती है आपको, f प्राप्त हो जाती है। प्रतिबिंब की दूरी कितनी मिल जाती है आपको, f प्राप्त हो जाती है। f आपको प्रतिबिंब की दूरी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो वही चीज यहां आपको देखनी है। तो वही आपको देखनी है। सो डिस्टेंस ऑफ इमेज कितनी आ जाएगी, सो अतः प्रतिबिंब की दूरी, किससे ले रहे हैं दूरी, लेंस से, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से दूरी ले रहे हैं। अब चूंकि लेंस बहुत पतला है तो टी मोटाई को हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। यदि आप चाहें तो टी मोटाई को कैलकुलेट करके भी हम आगे इस इक्वेशन को निकाल सकते हैं, बस वो टर्म सिर्फ टी के टर्म में आ जाएगी, वो अंतर इतना सा होगा। अतः प्रतिबिंब की दूरी, सो डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज कितना आ जाएगा, v इक्वल्स टू एफ के बराबर। प्रतिबिंब की दूरी कितनी हो जाएगी, f हो जाएगी। सो बच्चों अब इस वैल्यू को हम रख दें, पुट कर दें। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 6 नाम दे देते हैं। क्या नाम देते हैं बेटा, 6। अपने घर की सी खेती है, इक्वेशन का नाम कुछ भी रख सकते हैं अपन, कितना भी रख सकते हैं, 100-200 तक पहुंचा दो। ठीक है, अपनी सुविधा के लिए, ताकि हम समय आने पर किसी इक्वेशन को उठा सकें और सॉल्व उसे कर सकें। तो आइए बच्चों अब बात करते हैं इक्वेशन नंबर 6 की। तो u की जगह आपको क्या रखना है, इनफाइनाइट रखना है, और v की जगह हमें रखना है f रखना है। तो आइए रखते हैं इसको, थोड़ा सा नीचे कर लेता हूं कि आपको इक्वेशन दिखा में आ जाए। तो देखो 1/v की जगह तो मैंने रख दिया 1/f माइनस 1/इनफाइनाइट, ये मैंने इनफाइनाइट रख दिया, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, nga माइनस 1। अब यदि nga की जगह कई बुक्स में आपको n भी मिल जाता है ना, तो वो ग्लास के लिए ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बताएगा। वो किसको बताएगा, कांच के लिए ही किसको बताएगा, अपवर्तनांक को बताएगा। इधर देखिएगा क्या आ जाएगा, 1/r1 माइनस 1/r2। क्लियर है, आगे बढ़ें। अब देखो 1/इनफाइनाइट को हम क्या लिख सकते हैं, 1/f माइनस 1/इनफाइनाइट को मैं क्या लिख सकता हूं, 1/0। इनफाइनाइट को मैं क्या लिख सकता हूं, 1/0। तो इनफाइनाइट को 1/0 लिख देंगे। nga माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। क्लियर है। अब देखो 1/f माइनस 0 ऊपर जाएगा, 1 नीचे रह जाएगा, तो 0 × 1 0 रह जाएगा। तो ये आ जाएगा 0 इक्वल्स टू nga माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। क्लियर है। सो कितना आ जाएगा, 1/f इक्वल्स टू nga माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। और ध्यान रखें बच्चों इस चीज के लिए कि ये जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला आपको प्राप्त हुआ है, ये फॉर्मूला
ये जो फॉर्मूला आपको प्राप्त हुआ है, ये फॉर्मूला काय का है? ये फॉर्मूला होता है, यही फॉर्मूला आपका कहलाता है लेंस मेकर फॉर्मूला। इसे ही लेंस निर्माता सूत्र कहा जाता है, सूत्र कहा जाता है। It is called लेंस मेकर फॉर्मूला। तो बच्चों एक चीज यहां क्लियर हो गई है कि आपसे यदि कोई पूछे कि लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे? 1/f इक्वल्स टू NGA माइनस 1। यदि आप NGA की जगह N भी इस्तेमाल कर लेते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसका? ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने लिया है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसका? ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसका? तो ये NGA जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो अपवर्तनांक किसका है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर, विद रेस्पेक्ट टू एयर। हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है, कांच का अपवर्तनांक है NGA। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ एक चीज कि यदि लेंस को मैंने हवा में रख रखा है तो हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ही प्राप्त होगा। और यदि मैं लेंस को पानी में रख दूं तो if I put that lens into the water, in that case what will be the formula? ठीक है, यदि मैं इसको पानी के अंदर रख दूं तो if we put this lens into the water, यदि इस लेंस को पानी में रख दिया जाए तो, या द्रव में रख दिया जाए, लिक्विड की बात करूं, कोई भी लिक्विड लिया जा सकता है, मैं जनरली वाटर की बात कर रहा हूं, किसी भी मीडियम की बात कर सकता हूं, पानी में रखा जाए तो पानी में रखा जाए तो क्या फॉर्मूला बनेगा? बताओ बच्चों, तो क्या फॉर्मूला बनेगा? फॉर्मूला बनेगा 1/f इक्वल्स टू NGA था। तो ग्लास का तो निकालना ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पानी में रखोगे तो भी ग्लास का ही निकालना पड़ेगा, हवा में रखोगे तो भी ग्लास का ही निकालना पड़ेगा। भाई हवा में रखोगे तो भी आपको जो लेंस जिस कांच का बना हुआ है उस कांच का अपवर्तनांक प्राप्त करना है, उसी कांच का अपवर्तनांक है NGA। ठीक है, और यदि आप इसे पानी में रखोगे तो पानी में भी निकालना किसका है? लेंस का ही अपवर्तनांक निकालना है। जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी हम अगली क्लास में इसके बारे में बात करेंगे कि यदि मैं किसी लेंस को किसी दूसरे माध्यम में रख दूं तो उसकी फोकस दूरी पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, उस लेंस की फोकस दूरी में क्या बदलाव आएगा, क्या फोकस दूरी बढ़ जाएगी, क्या फोकस दूरी कम हो जाएगी। दूसरा फेज इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है दूसरे रूप में कि लेंस की प्रकृति में क्या बदलाव होगा। क्या जैसे उत्तल लेंस को मैंने पानी के अंदर रख दिया, ठीक है, और अपवर्तनांक के आधार पर मैंने किसी माध्यम के अंदर उस लेंस को रखा है, तो उस लेंस के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि अपवर्तनांक के आधार पर लेंस की प्रकृति में क्या चेंज आएगा, लेंस की नेचर में क्या चेंज आएगा। क्या लेंस जैसे उत्तल लेंस को रखा है किसी पानी में तो क्या उत्तल लेंस ही रहेगा या उसकी प्रकृति बदल जाएगी, वो अवतल लेंस की भांति भी कार्य कर सकता है। क्या कोई उत्तल लेंस एक अवतल लेंस की भांति कार्य कर सकता है? क्या एक अवतल लेंस उत्तल लेंस की भांति कार्य कर सकता है? Is it possible that a convex lens can work as a concave lens? Is it possible that is a concave lens works as like that convex lens? तो बहुत सारे क्वेश्चंस यहां जनरेट हो सकते हैं, उन क्वेश्चंस के बारे में भी हम अगली क्लास में जानकारी लेने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एक इसका फॉर्मूला बनाते हैं
इसका लेंस मेकर फॉर्मूला तैयार करते हैं। यदि लेंस को मैं पानी में रख देता हूं, इफ आई पुट दैट लेंस इनटू दी वाटर, या फिर किसी भी मीडियम में आप इसे रख सकते हैं, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा NGA। एयर की जगह आपने क्या पुट किया है, यहां वाटर पुट किया है, ठीक है। तो NGA की जगह यहां क्या हो जाएगा, NGW। हल्का सा फोकस, बस इतना सा चेंज है, वाटर के लिए आ जाएगा -1/R1 -1/R2। क्लियर है? तो ये लेंस मेकर फॉर्मूला हो जाएगा किसके लिए, ये हो जाएगा यदि मैं ऑब्जेक्ट को, यदि लेंस को किस में रख दूं, लेंस को रख देता हूं पानी के अंदर, वाटर के अंदर उसे डिप करके रख देता हूं, ठीक है। अब अगला केस थोड़ा सा यहां लेते हैं हम। इक्वेशन नंबर कहां तक रख चुके हैं हम, 6 तक रख सकते हैं ना। हाँ, यदि मैं इसको इक्वेशन नंबर 7 नाम दे दूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ, आगे भी है, अभी आगे भी बच्चा है, बहुत बड़ा फॉर्मूला बन रहा है आपके लिए, एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बच्चों आपके लिए, ठीक है। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको ये सारी सुविधाएं मिल रही हैं, आपको तैयारी का मौका मिल रहा है। छोड़िए मत बच्चों, इस मौके को गेन कीजिए। जहां कई बच्चे आपके कंपटीशन से अभी पीछे हैं, आप इन वीडियोस को देखकर अपनी तैयारी को एक नया आयाम दे सकते हैं, एक नए लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, अब इक्वेशन नंबर 7 दिया हुआ है, क्लियर है। और एक इक्वेशन हम पहले भी प्राप्त कर चुके हैं, एक इक्वेशन हम पहले भी प्राप्त कर चुके हैं। बहुत बड़ा मटेरियल हो गया ना, ठीक है बच्चों। अब देखो इक्वेशन एक तो 6 है, इक्वेशन 6 को बड़ा ध्यान से देखना है। 1/v - 1/e इक्वल्स टू NGA -1, 1/R1 -1/R2। और एक इक्वेशन 6 को देखना बेटा ध्यान से, ये तो सेम टू सेम ही रहा है सारी इक्वेशंस में, पर ये जो पोर्शन है वो देखो, कंडीशन लगाने के बाद 1/v - 1/u की जगह मैंने क्या लिख दिया था, 1/f लिख दिया था। देखो यहां पर सिर्फ, बाकी ये वाला पोर्शन सेम टू सेम है। तो इक्वेशन 6 और 7 को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। फोर बाई कॉन्वेक्स लेंस, भाई अवतल लेंस के लिए तो निकाला था अपने, सारे डायग्राम किसके लिए बनाए, अवतल लेंस के लिए बनाए। तो उभयावतल लेंस की अपन बात कर रहे हैं। 4 बाई कॉन्वेक्स लेंस, उभयावतल लेंस के लिए, उभयोत्तल लेंस भी ले सकते हैं, उभयोत्तल लेंस के लिए भी यही फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। या बाई कॉनकेव लेंस, बाई कॉनकेव लेंस, उभयावतल लेंस या उभयोत्तल लेंस के लिए, ये उल्टा सीधा लिख दिया है ना, ये उभयावतल उधर आएगा, उभयोत्तल इधर आएगा। इधर लिख देता हूं, कर ही देता हूं वरना आप लोग गलती कर सकते हैं। उभयोत्तल लेंस और इधर लिख देता हूं उभयावतल लेंस के लिए इन्हीं लेंसों के लिए तो अनंत से आने वाली किरण कहां जाएगी, फोकस पर आएगी इन्हीं लेंस के लिए। तो ठीक है, तो क्या रखें अपन, पुट करें वैल्यू को, ठीक है। तो देखो जब आप कंपेयर करोगे समीकरण 6 व 7 को, 7 की तुलना करने पर by comparing the equation 6 and 7। तो 6 और 7 को देखना जरा एक बार फिर से देख लो, 6 और 7 को, 6 और 7 में कितना अंतर है, 6 और 7 में बस इतना सा अंतर है कि 7 के अंदर देखो NGA -1 1/R1 -1/R2 RHS, 6 और 7 के जो RHS हैं वो दोनों क्या है, सेम है। देखो RHS क्या है, सेम है, बट LHS अलग है। इसका LHS कितना है, 1/v - 1/u, और उसका LHS देखो क्या है, उसका LHS है ओनली 1/f, ठीक है। तो 1/v - 1/u क्या आएगा,
1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ। ध्यान से देखो बेटा, ये फॉर्मूला क्या है? ये एक लेंस फॉर्मूला है जो आपने शायद 10th क्लास में पढ़ा होगा, 10वीं क्लास में पढ़ा होगा। 10वीं क्लास के अंदर आपने इसको डायरेक्ट पढ़ लिया होगा, 10th क्लास के अंदर इसको आपने डायरेक्ट पढ़ लिया होगा कि लेंस फॉर्मूला यानी कि लेंस समीकरण क्या है? लेंस समीकरण होती है 1 अपॉन एफ बराबर 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। अब आपको यह समीकरण प्राप्त हो गई है जो कि बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन होती है किसी भी न्यूमेरिकल अपर्चर को प्राप्त करने के लिए। इसे अपन क्या कहते हैं? लेंस समीकरण कहते हैं। यह लेंस समीकरण है, पर सभी लेंसों के लिए वैल्यूएबल है क्या ये इक्वेशन? नहीं, सभी लेंसों के लिए नहीं होगी, सभी लेंसों के लिए नहीं होगी। अलग अलग लेंस है, अलग अलग प्रकार के लेंस हैं, अलग अलग टाइप के लेंसेज हैं, तो अलग अलग टाइप के लेंसेज के लिए क्या रहेगी? अलग अलग ही रहने वाली है। यह लेंस समीकरण है। इट इज लेंस इक्वेशन। तो बच्चों ये चीज समझ में आ गई होगी। तो ये क्या है? 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ। ये आपको प्राप्त हो चुका है लेंस समीकरण। तो बने रहिए बच्चों वीडियोस के साथ। हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी हमने लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ा था, लेंस निर्माता सूत्र के बारे में हमने पढ़ा था। अब हम उस पर संबंधित, उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल यहाँ आपके सामने लेकर आए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, तो एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करके हम यहाँ देखते हैं। तो आइए बच्चों, एक उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं 15 सेंटीमीटर व 30 सेंटीमीटर है। एक उत्तल लेंस लिया हुआ है जिसकी वक्रता त्रिज्याएं दे रखी हैं 15 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। लेंस कौन सा लिया है? कॉन्वेक्स लेंस लिया है। तो देखो ये कॉन्वेक्स लेंस मैं यहां ले लेता हूं, ये ले लिया मैंने कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस लिया है मैंने यहां। अब इस कॉन्वेक्स लेंस की, अब देखो जरा आप ध्यान से गौर करके आप देखोगे तो इधर देखो, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका बनेगा, ठीक है, और एक रेडियस ऑफ कर्वेचर बनेगा इसका, ठीक है, बनेगा ना रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ध्यान से देखो, एक बन जाएगा R1 और यहां बन जाएगा इसका R2 बन जाएगा। आएगा नहीं आएगा? ठीक है, ऑब्जेक्ट को मैं यहां रख देता हूं, ऑब्जेक्ट को मैं यहां रख देता हूं, इधर की तरफ रख दिया। अब देखो लाइट रे यहां से आएगी। अब क्या क्या दे रखे हैं? एक दे रखा 15 सेंटीमीटर, एक दे रखा 30 सेंटीमीटर। तो R1 को मैं मान लेता हूं 15 सेंटीमीटर। कितना मान लेता हूं? R1 को 15 मान लू। अब चॉइस इज योर्स कि आप क्या चाहते हैं, आप कितना लेना चाहते हैं, ठीक है। R1 को मैं 15 मान रहा हूं और R2 को मैं ले लेता हूं 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इधर ध्यान से देखना बेटा, ठीक है। R1 को मैंने यहां से, लेंस बहुत पतला है तो R1 को मैंने ले लिया 15 सेंटीमीटर। भाई ये यहां C1 होगा, ठीक है। तो R1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 15 सेंटीमीटर। और यहां R2 मैं ले लेता हूं, डिस्टेंस है बेटा ये है ना, मैंने पॉइंट सेंटर की जगह यहां लिख देता हूं C2 है, ठीक है, C2 के लिए लिख देता हूं। और यहां रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि R2 कितना ले लिया मैंने? 30 सेंटीमीटर ले लिया है यहां तक। क्लियर है? तो 15 और 30 मैंने लिया है यहां। तो लाइट रे इधर जा रही है तो इसकी सेम डायरेक्शन में जो डिस्टेंस ली जाती है वो किस में ली जाती है? प्लस में ली जाती है। किस में ली जाती है? प्लस में ली जाती है। तो देखो लाइट रे इधर जा रही है और लाइट रे की डायरेक्शन में ही यदि डिस्टेंस ली जाती है वो किस में ली जाती है? प्लस में ली जाती है। प्रकाश की किरण की दिशा में ही यदि दूरी ली जाती है तो वो किस में ली जाती है? प्लस में, ठीक है। तो लाइट रे इधर जा रही है और R1 इसी डायरेक्शन में है तो R1 किस में लिया जाएगा? प्लस में लिया जाएगा। R1 किस में लिया जाएगा? प्लस में। तो मैं यहां मेंशन कर देता हूं, R1 को मेरे को क्या लेना है? प्लस 15 सेंटीमीटर लेना है, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ मैं बात करूं R2 की, तो R2 कितना है? देखो लाइट रेस डायरेक्शन में जा रही है जबकि R2 अपोजिट डायरेक्शन में है। R2 किसमें? अपोजिट डायरेक्शन में। लाइट रे इधर जा रही है, ठीक है, लाइट रे जा रही है इधर की तरफ, ठीक है। और इसकी जो डायरेक्शन है, इसकी जो डायरेक्शन, वो डायरेक्शन क्या है? R2 की डायरेक्शन किधर है? इधर है। R2 किधर की तरफ है? पीछे की तरफ है। लाइट रे इधर जा रही है, R2 पीछे की तरफ है। तो
R2 पीछे की तरफ है तो क्या होगा, R2 किस में ली जाएगी, माइनस में ली जाएगी। R2 किस में ली जाएगी, माइनस में। कितनी आ जाएगी, माइनस का 30 सेंटीमीटर। बस, ज्यादा कुछ नहीं करना, फिर आपको लेंस फॉर्मूला लगाना है। और क्या दे रखा है आपको, और दे रखा है इसके पदार्थ का अपवर्तनांक दे रखा है। इसके पदार्थ का जो लेंस है ना, लेंस का अपवर्तनांक दे रखा है, लेंस के पदार्थ का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस मटेरियल कितना दे रखा है, 1.5, यानी कि n दे रखा है आपको, n दे रखा है आपको। n कितना दे रखा है, 1.5। सिंपल सी बात है बेटा, फॉर्मूला लगाओ, सॉल्व करो, कुछ नहीं है ज्यादा। फॉर्मूला क्या था, फ्रॉम लेंस फॉर्मूला, फ्रॉम लेंस मेकर फॉर्मूला, फ्रॉम लेंस मेकर फॉर्मूला। क्या है लेंस मेकर फॉर्मूला, क्या था, लेंस मेकर फॉर्मूला क्या है बेटा, लेंस मेकर फॉर्मूला है 1/f इक्वल्स टू NGA माइनस 1 1/R1 माइनस 1/R2। क्लियर है, सॉल्व करें। सारी वैल्यूज आपको दे रखी है, सारी वैल्यूज आपको दे रखी है। NGA मतलब n दे रखा है, NGA की जगह n ही लिख देता हूं। NGA की जगह क्या लिख दिया मैंने, n ही लिख दिया बेटा, है ना। अब इधर देखो 1/f, तो यानी कि f तो फाइंड ही करना है, क्योंकि फोकस दूरी तो पूछी है उसने। देखो क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या गया है, एक बार क्वेश्चन को भी ढंग से देख लो आप आराम से, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि एक उत्तल लेंस ले रखा है आपको, उत्तल लेंस की त्रिज्या 15 और 30 दे रखी है, 15 और 30 दे रखी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, और पूछा है फोकल लेंथ। फोकस दूरी की गणना कीजिए, फाइंड फोकल लेंथ। तो f निकालना है आपको, R1 और R2 दे रखे हैं, अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n दे रखा है, सॉल्व करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है। तो लगा दो, सॉल्व कर ही दो ना बेटा। जब आपको पता है इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन, तो आपको फॉर्मूला लगाने में क्या परेशानी है। तो देखो n की जगह कितना दे रखा, 1.5 दिया हुआ है, -1। R1 कितना आया था, R1 था 15 सेंटीमीटर, प्लस में था, माइनस 1/R2, R2 कितना था, -30 था। याद करो 30 क्यों लिया है, प्रकाश की किरण की विपरीत दिशा में है R2, इसलिए किस में लिया है, माइनस में लिया है, ठीक है। सॉल्व करना है, f निकालना है सॉल्व करके। 1/f इक्वल्स टू 1.5 में से 1 0.5। अब देखो 1/15 प्लस 1/ कितना हो जाएगा, 30। आएगा नहीं आएगा, क्लियर है। अब मैंने क्या किया, अब बेस को इक्वल बनाने के लिए आप एलसीएम लेके भी सॉल्व कर लो। मैं थोड़ा सा अलग ट्रिक से कर देता हूं, इसको अलग तरीके से करना पसंद करता हूं मैं इसको। इधर देखो, यदि मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई इधर कर दूं, और यदि इसको 2 से मल्टीप्लाई इधर कर दूं और 2 से मल्टीप्लाई ऊपर कर दूं, तो इजी हो जाएगा मेरे लिए। ये क्या बन जाएगा, 2/30 बन जाएगा। तो देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, 1/f इक्वल्स टू 0.5 2/30 प्लस 1/30। एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हो, इट्स योर चॉइस, ठीक है। आपके लिए वैसे आपको ये समझ रहा होगा कि सर एलसीएम लेके ही कर देते, क्यों अलग मेथड बता रहे हो। बट बेटा ध्यान रखना, जब बड़ा नंबर आ जाता है ना, तो बेस इक्वल करके आधार को समान करके उन ऊपर वाली संख्याओं को क्या कर दो, जोड़ दो, आपका आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा, ठीक है। तो देखो इधर 1/f इक्वल्स टू 0.5। अब देखो बेस इक्वल है, आधार समान है, तो ऊपर वाली संख्याओं को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 2 और 1 3, 3/30 आ गया, 3/30। 3/30 को कट करें 10 बार, आएगा, पॉइंट हटाया, 10 लगाया, ठीक है। 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, आएगा नहीं आएगा, 1/f 1/f इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1/10 इंटू 2 20। तो f इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर। तो ये आपका प्राप्त हो गया आपको आंसर, ये आपको आ गई फोकल लेंथ आ गई। सो इट इज द सॉल्यूशन। तो
बच्चों समझ में आ गया होगा कि किस तरह से फोकस दूरी आपको निकालनी है। फोकस दूरी किस तरह से निकालनी है, तो फोकस दूरी किस तरह से निकालनी है ये फॉर्मूला आपको यहां पर क्लियर हो गया होगा। किस इक्वेशन के लिए किस फॉर्मूले को किस तरह सॉल्व करना है, R1 और R2 प्लस और माइनस किस तरह से लेना है, ये आपको यहां क्लियर हो गया होगा। एक बार देख लीजिए वापस से दोबारा। आप राइट कर सकते हैं, इसको साथ के साथ सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा बच्चों आपके लिए। ठीक है, तो बने रहिए बच्चों, और फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। एक दो क्वेश्चन और करके देखेंगे, फिर आपके साथ आगे के टॉपिक्स पर डिस्कस किया जाएगा।